नमस्कार, NokingNews.com में आपका स्वागत है। मुंबई में लोकल ट्रेन शुरू हो रही है 15 अगस्त से, और जब ये ट्रेन सेवा शुरू होगी तो इसमें जाने के लिए एक शर्त लगा दी गई है, और शर्त ये है कि वही लोग इसमें यात्रा कर पाएंगे जो दोनों टीके लगवा चुके हैं। अब इस शर्त के बहुत सारे आस्पेक्ट हैं, बहुत सारे पहलू हैं। ये सरकार जो है महाराष्ट्र की, पता नहीं उसकी बुद्धि कितने पुराने ज़माने में चल रही है, दुनिया कितनी बदल चुकी है, कोरोना में कितने डेवलपमेंट आ चुके हैं, किस तरह के हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं और सरकार की सुई वहीं अटकी हुई है। ये सबसे अजीब टाइप का एक फ़ैसला है। मैं इसकी चीरफाड़ करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह के फ़ैसलों का कोई मतलब नहीं है। इस तरह से टीका मैंडेटरी करने का ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके ज़रिए नागरिकों के बीच में भेदभाव होगा, जो समानता का अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका उल्लंघन होगा, और इसके बहुत सारे आर्थिक एस्पेक्ट भी हैं, उन पर भी बातचीत करूंगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुंबई में जब आप मेट्रो में लोगों से कहेंगे आने के लिए आप दोनों टीके का प्रमाण पत्र लाइए, तो आप उसके साथ क्या कर रहे होंगे इसको भी देखें। ये तो आप एक प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, लेकिन किन किन लोगों को आप लोकल में जाने से रोकेंगे उसकी तरफ ज़रा ध्यान दीजिए। जो आदमी एक टीका लगा चुका है उसका रेल यात्रा का अधिकार आप छीन रहे हैं। जिस आदमी ने किसी भी दूसरे कारण से, जिसके सेहत के कारण हो, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिसमें टीका लगाने की मनाही है, मेडिकली एडवाइजेबल नहीं है, उन सब लोगों को मेट्रो में जाने की इजाज़त नहीं होगी। और इतना जब मैं कहता हूँ तो आपको लगेगा ये कौन सी बड़ी बात करें। मैं आपको आंकड़ा बताता हूँ कि किस तरह से अपने पाँव पे एक कुल्हाड़ी मारना मुहावरा होता है, और एक उस मुहावरे का एक्सटेंशन होता है कुल्हाड़ी के ऊपर कूद जाना। यही किया गया है। ऑलरेडी हमारी जो महाराष्ट्र में आप जो टीकाकरण की स्थिति है, और ख़ासतौर से मुंबई में 25.5% एलिजिबल लोगों को ही टीका लगा है। मतलब जो टोटल आबादी है मुंबई की, ट्रेन में तो सब जा सकते हैं, उनमें से जो टीका लगाने के लिए एलिजिबल लोग हैं, जिस आयु वर्ग के लोग हैं और जो परिस्थितियों में टीका लगा सकते हैं, उन लोगों, वो लोग कम कर लीजिए तो कम रह जाते हैं, और उसमें से भी 25% लोग दोनों टीके ले चुके हैं। यानी आपने कम से कम 75% आबादी को रेल से दूर कर दिया। ये तो एक पहलू हुआ। और उस 25% जिसको आपने इजाज़त दी है दोनों टीके वालों की, जो वातावरण है, जिस तरह का खौफ लगातार कोरोना को लेकर पैदा किया गया है, उसके बाद में वो उस ट्रेन में घुसने के लिए बहुत सारे लोग अपने आप ही नहीं जाएंगे। तो आप अपनी ट्रेनों को 15% कैपेसिटी में चलाओगे। कितने में? 15% कैपेसिटी में। मतलब आप पहले 100 रुपये ट्रेन से कमाने वाले थे, अब आप 15 रुपये कमाओगे। तो क्या होगा? घाटा होगा। घाटे का पहले से क्या स्थिति है मैं आपको बताता हूँ। रेलवे की हालत खराब है, वेस्टर्न रेलवे की, और लोकल ट्रेन से 355 करोड़ रुपए का घाटा पहले से ही उठा रहे थे जब ये परिस्थितियाँ निर्मित नहीं की गई थीं। जो एक प्रशासन के जो तरीके अपनाए गए, जिनके कारण बहुत सारा नुकसान हुआ इकोनॉमी को, वो नहीं अपनाए गए थे, तब भी 355 करोड़ रुपए के घाटे में चलती थी लोकल। अब तो भट्टा ही बैठने वाला है। अब ये मत पूछिएगा कि ये पैसा कहाँ से आएगा। ये पैसा सरकार के कोई उद्धव ठाकरे जी अपने खजाने से नहीं देते हैं। ये पैसा बाकायदा हमारी और आपकी जेब से निकाला जाएगा। आपने नोटिस किया होगा कि जब से ये आपदा काल आया है, तब से गाड़ियों के चालान ज़्यादा होने लग गए हैं। सड़कों पे पुलिस ने मुस्तैदी से कैमरे लगा दिए हैं। जैसे ही आप रफ्तार क्रॉस करते हैं, आपके घर पे चालान पहुंच जाता है। तरह तरह के बहाने से जुर्माने हर डिपार्टमेंट में लगाने में लगा हुआ है। दिल्ली में तो केजरीवाल साहब ने और बहुत ही ख़राब काम किया है। उन्होंने क्या किया हुआ है कि मास्क का चालान करने के लिए भाड़े पे लोग रख लिए, उनको कमीशन देते हैं कि आप अगर चालान करोगे तो आपको कमीशन मिलेगा, और 2000 रुपया एक बार गलती करने पर मास्क ना लगाने की वो जुर्माना करते हैं। ये सिलसिला दिल्ली में चल रहा है। अब उस हालत में जब आप मुंबई मेट्रो, आपकी मुंबई मेट्रो कह रहा हूँ, मुंबई की लोकल ट्रेन घाटे में जा रही होगी, तो सरकार ऐसे गर्दन पकड़ेगी। जब महंगा होगा पेट्रोल तो कहा जाएगा ओपेक देश बढ़ा रहे हैं, जब सस्ता होगा तो सट से जुबान पे ताला लग जाएगा। ये है घाटे वाली स्थिति जो होने वाली है। अब आप आ जाइए कि ये घाटा आप उठा रहे हो,
आप कह रहे हो कि भाई जनहित में उठा रहे हैं, लोगों को कोरोना ना हो जाए, लोगों को बचाना है ना, कितने लोग मर जाते हैं। भाई आपकी बात सही होगी, आपका तर्क सही होगा, लेकिन मुझे ये बताइए ये कितना पुरानी आप धारणा लेके चल रहे हैं। जो हमारे पास डाटा अब मौजूद है, डेल्टा वेरिएंट के आने के बाद सारे डायनेमिक्स बदल गए हैं। जो अमेरिका और जो फाइज़र वैक्सीन कहती थी कि वो 100% डेल्टा वेरिएंट से भी रक्षा करती है, उसी के इलाके में डाटा आपके पास क्या आता है, उसी फाइज़र की वैक्सीन लगा के इज़राइल में, कटिंग देखते जाइए, इज़राइल में जो मरीज़ निकलते हैं कोरोना के, उसमें आधे वैक्सीन लगाए हुए निकलते हैं। इज़राइल का आपको मालूम है फुली वैक्सीनेटेड हो गया था, मास्क हटा दिए गए थे, अब वो तीसरा डोज लगा रहे हैं और मास्क दोबारा से पहना रहे हैं। अभी भी उन्होंने वही रास्ता चुन लिया जिस पे वो पहले फेल हो चुके थे। अब आप आएँ अमेरिका में एक छोटी सी जगह का जो आर वालेंस्की हैं, जो CDC की हेड हैं, उन्होंने एक स्टडी दी जिसमें 3/4 लोग वैक्सीन लगाने के बावजूद डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित हो गए थे और अमेरिका को अपनी मास्क लगाने की गाइडलाइंस दोबारा से लागू करनी पड़ी और कहना पड़ा कि भाई आप मास्क लगाइए, दोनों टीके भले ही आपने लगा लिए हों। कुछ समय पहले ही उन्होंने कहा था कि टीका उतार दीजिए। हमारे केरल के एक ज़िले में, मैं आपको पूरा वीडियो बना चुका हूँ, एक ज़िले में 7,000 लोग दोनों टीके लगाने के बाद में संक्रमित पाए गए। ये भी फैक्ट है। जब स्थिति यहाँ पहुँच गई है कि दोनों टीके लगाने के बाद भी संक्रमण हो रहा है और संक्रमण आगे फैल रहा है, तो भाई रेल के अंदर घुसने से क्यों रोक रहे हैं? ये तो पुरानी बातें हो गई ना। जब कहा जाता था कि टीका लगाएंगे तो आप पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगे, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। किसी टीके की एफिकेसी 90 बताई जा रही थी, किसी की 95 बताई जा रही थी। अब तो सब कुछ पता चल गया ना। भले ही आप किसी वेरिएंट का नाम लगा दो या कोई भी स्थिति कर लो, लेकिन आखिर में टीके के बाद भी आप सुरक्षित नहीं, ये तो एस्टेब्लिश फैक्ट है, इससे कोई इनकार तो कर नहीं सकता है। तो आप ये 4 महीने पुरानी नियम नीति, 4 महीने पुरानी अकल, 4 महीने पुरानी पढ़ाई, 4 महीने पुरानी बुद्धि और 4 महीने पुरानी पद्धति अपना के ट्रेन में लोग के क्या उखाड़ लोगे? अच्छा, एक चीज़ आपने और गौर की होगी, मैंने गौर किया और मुझे लगता है कि इस पर एक बड़ा सवाल बनता है जो सबको पूछना चाहिए। लोग पता नहीं क्यों नहीं पूछ रहे हैं, सवाल लोगों के दिमाग में आते ही नहीं हैं, पूछते ही नहीं हैं। कहेंगे तो ये कहेंगे आप समस्या बता रहे हैं, समाधान बताइए, आके कमेंट में ये लिखते हैं। एक तो आजकल विचारधारा ऐसी हो गई है कि उनको मतलब जो है अपना पराया कुछ दिखता ही नहीं। आज पाकिस्तान वाला वीडियो देखना मत भूलिएगा। पहली बार किसी पाकिस्तान के पत्रकार का इस एंगल से आप इंटरव्यू देखेंगे। आमतौर पे लोग उसको बुलाते हैं पैसे देके गाली देने के लिए, और वो बैठ के हिंदुस्तान को पूरा कह रहा होता है, हिंदुस्तान वाले उसकी धुलाई कर रहे होते हैं, उसके बाद TRP आ जाती है। वो काम नहीं होगा इस इंटरव्यू में। ये एक बहुत समझदारी वाला इंटरव्यू है जिसमें आपको पाकिस्तान के हालात का, वहाँ की कंडीशन का सचमुच में पता लगेगा। अब मैं आपको बताऊं कि भाई आप ये सवाल क्यों नहीं उठाते हो कि भाई कोरोना का एक आदमी को एक भी केस हो जाए, अगर एक आदमी की डेथ हो गई, उसकी किसी कोरोना जैसे लक्षण से हो, पॉजिटिव भी नहीं आया है, तब भी आप उसकी काउंटिंग करते हैं। रोबस्ट काउंटिंग हो रही है, आपका एक एक केस रिपोर्ट किया जा रहा है, एक एक केस वेबसाइट पे डाला जा रहा है, एक एक केस पूरी दुनिया को पता चल रहा है। WHO रोज़ डाटा रिलीज करता है, आज इंडिया में इतने पेशेंट्स आ गए हैं, इस स्टेट में इतने पेशेंट्स आ गए हैं, इस ज़िले में इतने पेशेंट्स आ गए हैं। तो भाई साहब, जब आपकी वैक्सीन के बाद में भी लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है या लोगों की डेथ हो रही है, हाँ UK वाला डाटा आप देख लीजिए, UK का जो डाटा है वहाँ पे जो पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड है उसकी रिपोर्ट कहती है, एक सबसे ऑफिशियल सोर्स है, कि UK के बाथ में 63.4% लोग जो मरे हैं वो 28 दिनों के अंदर में वो सारे के सारे टीका लगाए हुए लोग थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टीका लगाने से मर जाते हैं, लेकिन पोस्ट वैक्सीनेशन आप ये देखो कि लोगों की जान कोरोना से नहीं बच पा रही है। ये भी आज का तथ्य है। मेट्रो में पास लगाने से पहले, अरे UK ने जो भारत से लोग मुसाफिर जा रहे हैं उनको अनुमति दे दी है बगैर टीके के। वहाँ पे अब आप जा सकते हैं। वहाँ पे लंदन में उसका सिस्टम ये है, 10 दिन के लिए आपको आइसोलेट करके रखेंगे किसी होटल में आपकी पसंद की जगह पे, और उसको भी आप अगर उनको चाहें तो RT-PCR टेस्ट करा लें वहाँ पे, और 5 दिन बाद, और कहें कि साहब देखो हमारे अंदर पॉजिटिव नहीं है, तो 5 दिन बाद भी छोड़ देंगे। यानी पूरी दुनिया खुलती जा रही है और ये बंद होते जा रहे हैं, क्योंकि इनकी जो है ना ट्यूबलाइट बहुत लेट बजती है। पूरी दुनिया आगे बढ़ जाती है, वहीं के वहीं रहते हैं। तो मेरा सवाल ये था कि जब रोबस्ट रिपोर्टिंग आप करते हो डाटा की,
तो भाई वैक्सीन के बाद बीमार होने वालों की रोबस्ट रिपोर्टिंग भी कर डालो ना। उसमें तो केस स्टडी आती है, सैंपल आते हैं। अमेरिका के एक जगह पे इतने %, केरल के एक ज़िले में 7,000, इज़राइल में 50% केसेस। ये वाली जैसे बात वाली रिपोर्ट आ गई। पूरा कंप्रिहेंसिव डाटा अगर आप कोरोना का निकालते हो तो आपको वैक्सीन का भी निकालना चाहिए, ताकि मानवता को पता लग सके कि वैक्सीन किस तरह से कितनी इफ़ेक्टिव है, और अगर वो इफ़ेक्टिव है या नहीं है, दोनों ही स्थितियों में आने वाली जो रणनीति होने वाली है दुनिया की कोरोना वायरस के खिलाफ, उसमें वैक्सीन की क्या जगह होने वाली है, इसको तय किया जा सके। दूसरे वैकल्पिक और बेहतर माध्यम अगर कहीं दिखाई दें तो उन पर सोचा जा सके। आश्वस्त होकर हम नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि अभी हालात उतने अच्छे नहीं हुए हैं। नमस्कार, जय हिंद। ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे UPI लिंक है। नमस्कार।